हेलो, साउंड चालू हो गया ना? चालू है। तो देखो, सबसे पहली चीज, आज हम लोग मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक क्लास में मैं एक टॉपिक को बहुत स्लो से धीरे से सिखाने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास मैथ्स में इसलिए जरूरी है क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो ट्राई करो कि सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, अपने दिमाग में फुलफिल कर लो। और मेनली आज जो मैं फोकस करने वाला हूँ, जो मेन टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स बता देता हूँ। आपने यदि अमीन पटवारी का सिलेबस देखा है, अमीन का सिलेबस देखा है तो उसमें है एक यूनिट इकाई 3, और इकाई 3 का जो पहला पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात समानुपात। दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है वहीं पर प्रतिशत। प्रतिशत। इसके बाद लाभ हानि। लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि लिखा हुआ है। तीसरा टॉपिक लिखा हुआ है एसआई और सीआई। एसआई और सीआई। ट्राई करेंगे कि हम कम समय में ये सारे टॉपिक्स ऐसे कवर करें कि अगले हफ्ते होने वाले एग्जाम्स के मैक्सिमम प्रश्न हमसे बन जाए। ठीक है, तो जनरल जो मैथ्स क्लास होती है उसमें 10 दिन 15 दिन की क्लासेस होती हैं इसकी। वो 15 क्लासेस को हम मर्ज करके आज 2 घंटे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहला टॉपिक शुरू करता हूं। पहला टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात समानुपात। तो इसका पहला वर्ड ही है अनुपात। देखो, जब मेरे से पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज इतनी अच्छी से क्लियर होनी चाहिए कि वो मेंस में लिखने में भी आ जाए तो लिख लो। तो अनुपात का परिभाषा क्या होता है? अनुपात किसे कहा जाता है? दो राशियों के भाग को अनुपात कहा जाता है। दो राशियों के भाग को, दो राशियों के भाग को अनुपात कहा जाता है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा न्यूमेरिक। ये दो राशि, एक राशि ए व एक राशि बी है, इसको अनुपात में दर्शाना है तो इसको लिखेंगे ए बटा बी, और इसी को अनुपात में रेशियो का साइन लगा के लिख देते हैं ए रेशियो बी। यही है अनुपात और कुछ नहीं है अनुपात। समझ में आ गया क्या है अनुपात? अनुपात के बाद दूसरा शब्द इस टॉपिक में यूज हुआ है समानुपात। समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर हो। जब कोई दो अनुपात बराबर हो जाते हैं तो उनको समानुपात में कहा जाता है। इनडायरेक्टली यदि मैं उदाहरण दूं तो एकदम इजी उदाहरण से आप समझ सकते हो। ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो इसको क्या बोलेंगे? समानुपात। और समानुपात के लिए यहां एक विशेष साइन का प्रयोग किया जाता है, ए अनुपात बी। इसको क्या बोलेंगे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। दोनों बराबर है। यहां बटे में लिखे ए बटा बी, इसको लिख दिए ए अनुपात बी। इसको लिखे सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। ये जो बराबर का साइन है इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। समझ में आ गया? ये अनुपात समानुपात के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब सीधे न्यूमेरिक क्वेश्चंस में आते हैं। समानुपात में मैंने अभी आपको 4 पदों के बारे में बताया, ए रेशियो बी, डबल रेशियो सी रेशियो डी। यदि इनको शब्दावली का नाम दूं तो इसको प्रथमा अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है। प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है। सिंपल से उदाहरण दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं। बोलेगा 4 रेशियो एक्स डबल रेशियो 3 रेशियो 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। एक्स का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको करना क्या है? जब ये क्वेश्चन हो गया, इसका हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे 4 बटा एक्स बराबर 3 बटा 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
1 का गुणा x से, 4 का गुणा 2 से 8। x का मान कितना आ गया? 8। पहले प्रश्न पूछेगा तो ऐसा पूछेगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछेगा, बोलेगा 4 6 8 का 4 6 व 8 अनुपाती ज्ञात करें। इसी में दूसरे प्रकार का प्रश्न ऐसे पूछता है। इसका मतलब क्या है? जब मैं इसको हल करूंगा तो इसको लिखूंगा 4:6 डबल रेशियो x रेशियो 8। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरे को तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। यहां से क्या बोला है? तो हमेशा क्रम को आप चेंज कर लोगे, इसीलिए नाम बताया था कि इसको प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है। समझ में आ गया? समानुपात में सिंपल सा, इसको सॉल्व तो आप लोग सब कोई कर लोगे आई थिंक। 4/6 बराबर x बटा 8। काटना है काट लो या पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4 इंटू 8। 6 बटे में आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणित 8/6। काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 दूनी 16/3। और भाग करके लिखना चाहते हो तो 5 सही 1/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना इसको कैसे लिखते हैं, या 5.33 लिख सकते हैं इसको। अनुपात समानुपात के सिंपल प्रश्न यहीं से बनते हैं। ये टॉपिक हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी देता है। समझ में आ गया ये अनुपात समानुपात। अब इसमें दूसरे सेगमेंट्स में जाते हैं, वितत समानुपात, वितत अनुपात। इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक, इसमें होता क्या है? इसमें कोई भी अनुपात को a अनुपात b अनुपात c बोलेगा और बोलेगा ये वित्ता अनुपात में है, वित्ता अनुपात में या कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या है? इससे आशय ये है कि इसको लिख सकते हैं a रेशियो b डबल रेशियो b रेशियो c। इतना ही मतलब है इसका, और कुछ नहीं। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं और बोलूं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, एक किसमें है? वित्ता अनुपात में या कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a रेशियो b डबल रेशियो b रेशियो c डबल रेशियो c रेशियो d। समझ में आ गया क्या अंतर है? मैंने समानुपात प्रोपोर्शन बताया आपको, उसके बाद वित्त अनुपात भी बता दिया, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन भी बता दिया। इसके प्रश्न कैसे आएंगे? यदि यहां से प्रश्न आता है 3x व 8 कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में है या वित्तानुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? जब करना है तो इसको करेंगे 3:x रेशियो 8, और इसका मान कितने के बराबर होगा? 3/x बराबर x/8 के। होगा कि नहीं? ऊपर समझाया हूं अभी, 3:x डबल रेशियो x रेशियो 8 होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का इंटू x का स्क्वायर, 3 अठे 24। आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का अंडर रूट 24। यहां से और एक चीज सिखा रहा हूं, अंडर रूट 24 को दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो 24 को गुणनखंडों में तोड़ दो, से भाग दूंगा तो बचेगा 12, 2 से भाग दूंगा तो बचेगा 6, 2 से भाग दूंगा तो बचेगा 3। तोड़ सकते हैं। अब देखो 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ सकता है, तो इसीलिए x का मान हो जाएगा 2√6। x का मान क्या हो जाएगा? 2√6। मैं ट्राई करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें बताऊं जो अगले हफ्ते होने वाले एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो, वहां से आप क्वेश्चंस बना पाओ। आगे बढ़ूं। आगे रेशियो के क्वेश्चंस आते कैसे हैं? रेशियो के सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस आएंगे। रेशियो में क्वेश्चन बोलेगा x+4 बाय x+2 बराबर है 8/3 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करें।
तो यहां कुछ करना ही नहीं है, सब फटाक से अपने अपने कॉपी में कर लो, तो फटाक से करके दिखाओ। क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो काम आएगा। कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तिर्यक गुणा करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या माइनस 4/5 आ गया सबका। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे ये हो जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 8x प्लस 16। अपने आदत को ऐसा डालो कि आप एक स्टेप में ही इसको हल कर पाओ। ये 8x इधर जाएगा, 3x से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू 4। 12 आके 16 में माइनस हो गया। x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 4/5। तो बनाना जरूरी है और बनाने के साथ साथ स्पीड को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में। जब मैथ्स आपसे स्पीड से बनने लगता है ना, तो किसी भी एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो अलग वे का कॉन्फिडेंस होता है, अलग अलग कॉन्फिडेंस होता है। जब मैं एग्जाम दिया करता था तो व्यापम के एग्जाम्स देने जब भी जाता था तो मेरा नजरिया क्या होता था, आपको हर एक टीचर सिखाएगा, इवन मैं भी सिखाता हूं, पहले जीएस का प्रश्न कर लो उसके बाद मैथ्स में आओ। लेकिन क्यों, क्योंकि मैं जानता था मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, तो मैं मैथ्स से शुरू करता था। क्योंकि जब आपका शुरू आधे घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ का आया हुआ है और वो 30 क्वेश्चन आधा घंटा से कम समय में बन गया। मैथ्स के साथ खासियत क्या है, अगर आपको आता है तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। जब 30 क्वेश्चन बना लिए हो तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाता है, वो भी सही सही। तो इस तरह के सिंपल प्रश्न आई थिंक आप लोग बना लोगे ना। मैं यहां से जो संभावना व्यक्त हो, मतलब मैं जो अंदाजा लगा पा रहा हूं कि यहां से क्वेश्चंस कैसा आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है जहां a अनुपात b का मान दिया हो 2:3 और b अनुपात c का मान दिया हो 4:5 और पूछा हो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, इस तरह के प्रश्न के आने की संभावनाएं हैं, एग्जाम में आ सकते हैं यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो एकदम सिंपल सा नियम है इसका, सिंपल सा नियम है। देखो यहां ए बी और बी सी दिया है कि नहीं, अपने को निकालना क्या है, ए बी सी। तो बाद वाले टर्म का ये जो 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब 5 का गुणा कर दो इससे, 5 तिया 15, आंसर। यदि मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो जब भी ए रेशियो आर दिया हो और बी रेशियो सी इज इक्वल टू आर एस टी रेशियो यू ये दिया हुआ है, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमेशा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, तो ये होगा आर रेशियो टी इंटू एस रेशियो यू इंटू एस। ये इसका सूत्र हो गया। इसी सूत्र का पालन किया हूं मैं यहां, इस 4 का गुणा किया 2 से, यहां लिखा, इस 4 का गुणा किया 3 से, यहां लिखा, इस 5 का गुणा किया 3 से, यहां 15 लिख दिया। कर लोगे, जल्दी से करो अपने कॉपी में। x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 3, y रेशियो z इज इक्वल टू 6 रेशियो 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z, फाइंड आउट कर लो जल्दी से। छह का गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक 24, 6 का गुणा करेंगे 3 से, 6 तिया 18, 1 का गुणा करेंगे 3 से, 3 बन जाएगा। सेम मेथड अगले स्टेप के लिए अपनाना है। यदि मैं आपको बोल दूं कि
प्रश्न दूं और बोलूं कि A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2, B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4 और C रेशियो D इज इक्वल टू बोल दूं 5:6 और आपसे पूछूं कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालो, तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है, कहीं कुछ नहीं जाना है। आप इन दोनों का प्रयोग कीजिए और A B रेशियो निकाल सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब इन दोनों का प्रयोग करना है, इन दोनों का प्रयोग करके मैं इसका मान निकालूंगा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसकी पहली संख्या का गुणा तीनों से करेंगे, तो 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 अठे 40, ये अंतिम वाले का गुणा अंतिम से। कितने भी लेवल के रेशियो का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो यदि इसको दिमाग में रखोगे तो। समझ में आ गया कैसे बनेगा? बनाओ अपने कॉपी में फटाक से। A रेशियो B इज इक्वल टू 4:1, B रेशियो C इज इक्वल टू 2:3 और C रेशियो D इज इक्वल टू 1:2। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। बड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हो, ज्यादा समझ में आ गया है? बन गया माही? क्या वैल्यू आएगा इसका? पहले इन दोनों को हल करूंगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब इसका गुणा इससे करूंगा तो ये 8 2 3 6, यही आया सबका आंसर और यही सही आंसर है। समझ में आ गया? अगले पैटर्न में चलता हूं। अगले टाइप का प्रश्न बनता है जो यहां से, वो ये बोलेगा 4:6 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक, ऐसे शब्दावली में अनुपात समानुपात के प्रश्न आएंगे, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए बोले। तो प्रश्न से क्लियर है कि हमारा जो, जब इसको हल करोगे तो देख लो कुछ नहीं है ना, एकदम दाल भात दही है। हम प्रैक्टिस नहीं किए, हम नहीं जानते हैं, इसलिए टफ है। जब जान जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। रेशियो दिया हुआ है 4:6। मैं मान लिया दोनों पदों में x जोड़ा गया तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 5/6। देखो क्या सॉल्यूशन। क्या घटाया जाए दोनों के प्रत्येक पद में, तो दोनों के प्रत्येक पद में कुछ कुछ घटा दो। समझ में आई बात? क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 प्लस 6x इज इक्वल टू 30 प्लस 5x। 5x इधर जाएगा, x हो जाएगा, वो इधर आएगा, 6 हो जाएगा। आंसर इतना ही तो है, बन जाएगा। यदि मैं अनुपात समानुपात की बात करता हूं तो इसी के अनुप्रयोग के रूप में, इसी के एप्लीकेशन के रूप में पार्टनरशिप, साझा, मिश्रण, एलिगेशन और आयु संबंध, एज रिलेशन, ये 3 टॉपिक इनके एप्लीकेशन के रूप में देखे जाते हैं। और सीजीपीएससी मेंस में यहां मिश्रण से क्वेश्चन पक्का आता है। तो जब जितनी बातें मैं अभी बताया हूं, इतनी बातें यदि आप ध्यान में रखते हो तो वहां के प्रश्न भी बन जाएंगे। उसमें प्रश्न आएगा कि एक मिश्रण में
पानी और चीनी घोली गई है जिसमें चीनी का अनुपात 20% है, तो 80% क्या हो जाएगा? पानी। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत 30 हो जाए? तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो ध्यान से सुन लो, मैं थोड़ा सा सेटअप दे देता हूं। मैंने बोला कि चीनी 20% है, तो पानी कितना हो जाएगा? 80%। चीनी की मात्रा x तो चीनी हो जाएगा अब 30%, पानी बचेगा 70%। ऐसा ही इक्वेशन बन के सामने आएगा और इसको हल कर लोगे आप। इतनी ही समझ है तो आप हर प्रकार के क्वेश्चंस बना सकते हो। यहां से खुद प्रैक्टिस करके देखोगे, मेरी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कर लोगे, है ना। तो यहां से क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएगा। मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं। अगला टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। याद रहेगा। यहां से यदि मैं इस टॉपिक के अंदर घुसता हूं तो बहुत विभिन्न विभिन्न तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत का मतलब समझा रहा हूं और 2-3-4 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगा। परसेंटेज का मतलब याद रखना 1/100 होता है हमेशा। पहला टॉपिक है इसका, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ये आम भाषा में भी आपको आना चाहिए। यदि मैं बोला एक वैल्यू लिखी हुई है 5%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 गुणित 1/100। भिन्न क्या? 0.05। मैं बार बार सिखाया हूं, बटे में 10, बटे में 100, बटे में 1000 हो तो कभी भी काटने की गलती मत करो, वक्त लगेगा उत्तर तक पहुंचने में। यदि उत्तर डेसिमल नंबर में है तो कभी भी जीरो को नहीं काटते हैं नीचे से। नीचे 2 जीरो है, इसीलिए ऊपर 2 अंक के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, आंसर। समझ में आई बात? यदि मैं बोलूं दूसरा, 12.2% को भिन्न में चेंज करो, तो कुछ नहीं करना है। 12.2% का मतलब होता है 1/100। नीचे 2 जीरो है, इसीलिए ये पॉइंट 2 अंक इधर खिसक जाएगा, बाईं ओर चले जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.122। आंसर। कर लोगे सबको यदि एग्जाम में आता है तो। दूसरा है भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इस टॉपिक में भी कुछ नहीं करना है, एक भिन्न दिया होगा, एक वैल्यू दी होगी कोई ना कोई, जैसे 0.25। एक भिन्न है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलो बोला है, तो कुछ नहीं करना। 0.25 में 100 का गुणा करना और 100 का भाग कर देना। इसी को अगले स्टेप में कैसे लिख सकते हैं? 0.25 गुणित 100 गुणित 1/100। एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रखना। 1/100 को प्रतिशत में लिख सकते हैं, बची वैल्यू का गुणा कर दो, कितना आएगा? 25। आंसर। इस तरीके से किसी भी भिन्न संख्या को आप प्रतिशत में बदल सकते हो, इतना ही कॉन्सेप्ट है। चलूं आगे बढ़ूं। आगे प्रतिशत से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे? 4 का 5% बराबर x का 80%। x का मान ज्ञात करें। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, सीख लो। 4 का मतलब होता है ऑफ या गुणा। 5% मतलब 5/100 बराबर x है। का मतलब गुणा, 80% मतलब 80/100। देखो दोनों तरफ वैल्यूज गुणे में है तो काट सकते हैं, 100 से 100 कट गया। x का मान कितना आ जाएगा? 4 पंजम 20, 80 उधर जाके भाग में चले जाएगा। तो x का मान मेरे को दिख रहा है 1/4, और 1/4 को ही लिखते हैं हम 0.25। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ये ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन प्रतिशत से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला राम की आय
श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहां देखो, दो लोगों को कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। यदि मैं आपको इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूं तो यदि मैं बोलूं यहां श्याम की आय 100 रुपए है, कितनी है श्याम की आय? 100 रुपए। तो राम की आय इससे 20% अधिक हो जाएगी। 100 से 20% अधिक कितना होता है? 120। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक हो गई। लेकिन अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, बताइए श्याम की आय, जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? ठीक, तो यदि सिंपल वे में यहां 100 लेके बनाया अपन तो भी बनाया जा सकता है इस चीज को। समझ में आई बातें? तो याद रखना है यहां परसेंटेज अधिक प्रतिशत दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? या तो फॉर्मूला बता दूंगा, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, या हम ऐसा कर सकते हैं कि समझ के भी प्रश्न को बनाया जा सकता है। और वो समझ क्या है? हमको पता करना है कि राम की आय से कितना प्रतिशत कम है श्याम की आय। तो कम कितना है? 20 कम है ना, गुणित 100 बटे किससे बोल रहा है? तो श्याम राम से। इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बता रहा हूं, यहां मैं सूत्र से भी इसको बना दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन इसका। या किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमी प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है, कमी प्रतिशत बराबर अधिक प्रतिशत, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अधिक प्रतिशत गुणित 100 बटे 100 माइनस अधिक प्रतिशत, 100 प्लस अधिक प्रतिशत। अधिक प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20। इसका गुणा करना है 100 से, नीचे में 100 प्लस 20 बराबर 120। दोनों कॉपी पेस्ट है। तो ये सूत्र होता है, कमी प्रतिशत जब भी निकालनी हो, दो लोगों के आय का या कोई भी चीजों का कंपेयर जब होता है और प्रश्न में अधिक प्रतिशत दिया हुआ है, आपको कमी प्रतिशत निकालना है, तो इस सूत्र के थ्रू निकाल सकते हो आप। और सूत्र क्या बोलता है? कमी प्रतिशत बराबर अधिक प्रतिशत गुणित 100 बटे 100 प्लस अधिक प्रतिशत। इसी में यदि क्वेश्चन में कमी प्रतिशत दी हो और अधिक प्रतिशत निकालने के लिए पूछा हो, तो अधिक प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुणित कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत। ऊपर में गुणा होगा, नीचे में प्लस माइनस होगा। बस इतना ही याद रखना है। तो इस सूत्र से भी डायरेक्ट बनाया जा सकता है, दोनों सूत्रों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 6, नहीं 4 से काटते हैं सीधे, 4 तिया 12, 4 पंजम, तो ये हो जाएगा 50 बटे 3 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। बन जाएगा कमी प्रतिशत अधिक प्रतिशत, याद रहेगा। एग्जाम हॉल में यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो इन सूत्र का प्रयोग करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सीधे सीधे है अधिक प्रतिशत गुणित 100, ऊपर में गुणा ही होगा, ऊपर में गुणा ही होगा, नीचे में प्लस माइनस, नीचे में प्लस माइनस। क्लियर? बढ़ूं आगे। अब अगले प्रकार का क्वेश्चन बोलेगा v इज इक्वल टू 550,
u इज इक्वल टू 450, v u से कितना अधिक है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को प्रश्न नहीं दिया हूं, कितना अधिक है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, v u से कितना प्रतिशत अधिक है। एक ही क्वेश्चन में सब पूरा ट्रेंड खोल के रख दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा प्रश्न यही पूछेगा, u v से कितना प्रतिशत कम है। ये बेस है, इसको समझ गया तो परसेंटेज के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऊपर तो बच्चा भी बता देगा पहले प्रश्न का उत्तर, v u से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 100 अधिक है, दिख रहा है। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है। दूसरा बोल रहा है v u से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो अधिक है वो लिखो, कितना अधिक है, 100 लिख लिए, गुणित 100% बटे में से लिखना है। तो किससे बोला है, u से, तो u का मान लिख दो नीचे में, 400। आंसर। या इसका सूत्र बताऊं, इन दोनों में सूत्र यदि बनाना चाहें तो यहां सूत्र होता है अंतर गुणित 100 बटा जिसके साथ भी से है प्रतिशत। यही इसका सूत्र होता है, दोनों बनेगा इससे। यही तो किया हूं, अंतर 100 लिखा हूं, गुणित 100 किया हूं, बटे में से लिखा हूं, प्रतिशत डाल दिया। यदि मैं इसको हल करता हूं, इसका सॉल्यूशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसका करते हैं, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 5 निया, तो ये आ जाएगा 200 बटे 9% उत्तर। अगला हल करते हैं, इसको हल करते हैं, तो इसमें भी सेम प्रोसेस, अंतर कितने का है, 100 का, गुणित 100 बटे में से किससे, v से, v का मान कितना है, 550, 0 से 0 काटा, इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। 11 जा 5, 11 जा 5 दूनी, 100 को नहीं काटा हूं मान लो, 5 11 जा 55, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200 बटे 11%। बहुत आसान है। तो ये सीख गए, मतलब प्रतिशत के बहुत सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अपने स्व विवेक का प्रयोग करके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना। देखो, कम समय में ज्यादा चीजें मैं सिखा सकता हूं, आप एब्जॉर्व कितना कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, प्रतिशत से इतना पर्याप्त होगा जानना। एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। अगला टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि, लाभ हानि में आपको टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला टर्म इस टॉपिक का होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। दूसरा है विक्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ठीक है, क्लास में ये टॉपिक नहीं हुआ है तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से 4-5 प्रश्न न्यूमेरिक बना के करेंगे। तीसरा, लाभ कब होगा, लाभ या प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब चौथा टर्म हानि कब होगी, तो हानि का मान हमेशा, लॉस का मान हमेशा जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, खरीदी ज्यादा में हो और बेचो कम में। तो हानि का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालें। तो लाभ प्रतिशत का मान होता है हमेशा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100
बटे सीपी क्रय मूल्य। वैसे ही इसमें छठवां फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत का। किसका होता है? हानि प्रतिशत का। और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणित 100 बटा सीपी। ये सामान्य सूत्र हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनमें प्रश्नों को हल कैसे किया जाएगा, तो एक दो प्रश्न मैं ले लेता हूं, इसके बाद दो ब्रह्मास्त्र वाले सूत्र होते हैं इसके, और उन दो सूत्रों को ध्यान में रखते, एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र को पक्षांतर कर करके बना दिया गया है वो 4। ठीक, ये बेसिक है एकदम। यहां से एक दो प्रश्न करते हैं, उसके बाद उन एडवांस वाले फॉर्मूले में चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सब कोई अपने कॉपी में हल करोगे। किसी वस्तु का, लिखो जल्दी जल्दी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपए है। यदि विक्रय मूल्य 620 रुपए हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले प्रश्न को देख के आपको जानना है विक्रय मूल्य अधिक है तो निश्चित तौर पे लाभ होगा। ठीक, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हल करते हैं। सब कोई कर लिए हो कॉपी में तो अच्छी बात है, नहीं किए होगे तो देख लो। जब हम लाभ प्रतिशत यहां से निकालते हैं तो लाभ कितना है, तो दोनों का जो अंतर है वही तो लाभ होगा। अंतर कितने का है, 70 रुपए अधिक में बेचे हैं, तो लाभ गुणित 100 बटे 550। 0 से 0 काट दो, 5 11 जा 55, 5 दूनी 10, 0, 140 बटे 11%। या इसी को और भाग करेंगे तो 11 एकम 11 बचा 30, 11 दूनी 22 बचा 8, तो 8 सही 11% लाभ। उत्तर में ऐसा लिखा हुआ आता है, देख लेना, ऐसा ऑप्शन होगा। इससे पहले ही ऑप्शन होगा 12 सही 8 बटे 11% हानि। तो याद रखना इस सौदे में हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक रहेगा याद। दूसरा प्रश्न लिखो और बनाओ। दूसरा प्रश्न लिखिए और बनाइए। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4x रुपीज है, 4x रुपीज है, और विक्रय मूल्य 15x रुपीज है, 15x रुपीज है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताया हूं, सबका उत्तर आ जाना चाहिए भाई। जितने लोग भी एग्जाम दे रहे हो नेक्स्ट वीक, ट्राई करना कि अच्छा पेपर बना के आओ। 220%। मनोज, तुम्हारा कब है ग्रुप डी का एग्जाम? क्या नहीं आया है? नहीं आया है डेट अभी? अच्छा, क्योंकि 12 दिसंबर से पहले वालों का तो सबका डेट आ गया है ना। क्या वो पंकज नहीं आया आंसर? कितना है अमित? 275। देखो इस प्रश्न में यदि मैं प्रश्न के बाद हल करूं तो आप लोगों को दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना बोला हुआ है, 4x। सेलिंग प्राइस कितना बोला हुआ है,
15x। लाभ प्रतिशत निकालना है और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुणित 100 बटे सीपी, यही होता है सूत्र। तो लाभ निकालोगे सबसे पहले, तो लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी का सूत्र क्या, एसपी क्या दिया हुआ है? 15x, सीपी क्या है? 4x, कितना हो जाएगा? 11x। लाभ आ गया 11x इंटू 100, सीपी कितना दिया हुआ है? 4x। x से x कटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 पंजम, 25 का गुणा 11 से करेंगे तो 275% होगा लाभ इसमें। जिसका भी आया है वो सही डायरेक्शन में है। चलूं आगे एडवांस में, बन जाएगा ना? एक प्रश्न और बनाओ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/7 गुना है। 2/7 गुना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, जल्दी से इसको निकालो, फाइंड आउट करो, इसका आंसर तक पहुंचो। बन गया? नहीं बना? नहीं बना मनीष? चलो देखो और सीखने का प्रयास करो कि यदि इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन का जब हल करूंगा तो मैंने आपको बताया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, सीपी को मान लो एक्स, तो एसपी बोले तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2x/7। अब लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ और हानि का सूत्र तो जानते हो आप, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते। तो ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या, यदि समझ में आ रहा है तो आप जान जाओगे तुरंत। मेरे को देख के पता चल रहा है x बड़ा है, 2x/7 छोटा है, तो निश्चित तौर पर इस सौदे में हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी।
और मैं हानि का मान निकालूंगा। हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। यदि ये नहीं पहचान पा रहे हो तो आप हमेशा एक काम करना एग्जाम हॉल में, आप हमेशा एसपी माइनस सीपी करना, एसपी माइनस सीपी करना। यदि उत्तर प्लस में आए तो लाभ, यदि उत्तर माइनस में आए तो हानि। करते हैं। एसपी का मान कितना है? 2x/7 माइनस सी का मान कितना है? x। ये क्या आ जाएगा? इसको हल करेंगे तो 2x माइनस 14x/7 माइनस 14x, 2x में 2x माइनस 14x है, माइनस 12x/7। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हानि हो रही, जैसा कि बताया मैं। हमेशा यही करना है, हमेशा एसपी माइनस सीपी कर लेना। यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो लाभ होगा, यदि वैल्यू नेगेटिव है तो हानि होगी। हानि का मान कितना आ जाएगा? इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, x माइनस 2x/7 इज इक्वल टू, गलती कर दिया क्या मैं वहां? हाँ ठीक है, 7x माइनस 2x/7 इज इक्वल टू 5x/7। यहां गलती कर दिया अपन, यहां 14 नहीं, यहां 7 होगा और यहां 5 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 5x/7 क्या आ गया? हानि। हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का सूत्र तो पता ही है आपको। हानि कितनी हो रही है? 5x/7 इंटू 100। बाय में क्या करना है? सीपी। सीपी का मान कितना है? x। x से x कटा 500/7, 500/7 प्रतिशत हानि। आंसर 500/7 प्रतिशत। हाँ, किसका किसका आया था? 3 ही 4 लोग हैं बस, बाकी लोग क्यों नहीं आया? अब आएगा। तो 500/7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 सत्ते 49 बचा 10, 7 एकम 7 बचा 3, 71 सही 3/7 प्रतिशत हानि लिख सकते हैं। क्यों नहीं बना दीपक? मनीष समझी में नहीं आया क्या करना है। अब आ गया, बनाओ दूसरा, बन जाएगा ना अब। क्योंकि मेरे को स्पीड चलना है वरना मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता आपको, मैं जल्दी जल्दी टाइप चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो अब जो आने वाला टाइप पढ़ेंगे उसके लिए कुछ सूत्रों का जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। और सूत्र होता है, याद रखो क्या लिख रहा हूं यहां, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100। हंड्रेड प्लस लाभ प्रतिशत या माइनस हानि प्रतिशत। यही सूत्र है, बस मैटर खत्म, एक ही सूत्र है। ठीक, यदि मैं इस सूत्र को डिफाइन करना चाहूं 4 फॉर्म में, तो देखो पहला फॉर्मूला बनता है जो हम प्रयोग में लेते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी। गलत बता दिए हो क्या यार? ऊपर ही आएगा। सौ प्लस लाभ प्रतिशत या माइनस हानि प्रतिशत बटे, क्या है यार फॉर्मूला? लिखे हो ना, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ तुम लोग के चक्कर में। एक मिनट रुको, देख क्या है भाई। क्या है अमित? लिखे हो? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये होता है सूत्र सीपी का।
ठीक है। अब इसी को यदि हानि में देखना है तो विक्रय मूल्य बोले तो एसपी बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। कुछ नहीं किए हैं, लाभ प्रतिशत की जगह माइनस हानि प्रतिशत कर दिए हैं। इसी का पक्षांतर कर देंगे जब, तो सीपी का मान निकल जाएगा। सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100। इस 100 का गुणा जाके एसपी से हुआ, इधर जो गुणे में है वो बटे में चले जाएगा। 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और यहीं जब सीपी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा एसपी गुणित 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये चार सूत्र हैं सामने, और ये चारों सूत्र कहीं ना कहीं एक ही सूत्र से डिराइव हो जाते हैं। आप लोगों को इन चारों सूत्रों का प्रयोग करना आना चाहिए। लाभ हानि के जितने भी प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे कहीं ना कहीं इन सूत्रों से हल हो जाते हैं तुरंत। समझ में आया? और इन सूत्रों का प्रयोग कब करोगे, इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है और कब करना है, यह भी अच्छी तरीके से बता देता हूं। याद रखना, यहां 3 टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होगा आपके प्रश्न में। सिर्फ 3 टर्म्स का प्रयोग होगा, 3 टर्म्स का। और वो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, यहां ब्रैकेट में देखो अच्छे से ध्यान। ये जो अभी बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। एक टर्म होगा सीपी, एक टर्म होगा एसपी, एक टर्म होगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अगर इस टर्मिनोलॉजी को जो अभी मैं बता रहा हूं समझ बन जाएगा। अब 3 कंडीशन के प्रश्न बनेंगे इसमें। 3 कंडीशन के प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, जब ये दोनों दिया हो और ये पूछा हो, पहला टाइप। दूसरा टाइप, जब ये और ये दिया हो, ये पूछा हो। और तीसरा, ये दोनों दिया हो और ये पूछा हो। क्योंकि चारों फॉर्मूले को हम देख रहे हैं तो 3 टर्म्स है, लाभ या हानि एक जगह है, एक जगह सीपी एसपी। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा आई थिंक अमीन, है ना। तो पहला प्रश्न समझ में आया कैसा पूछेगा, और इन्हीं फॉर्मूले का प्रयोग करके हम तुरंत एसपी सीपी निकाल सकते हैं। ठीक। प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 520 रुपए है, यदि इसे बेचा जाए तो 25% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। लग रहा है कितना टफ है पढ़ के, लेकिन कुछ नहीं है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि मैं प्रश्न का हल करता हूं तो दिया क्या हुआ है प्रश्न में, सीपी दिया हुआ है। सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, 520। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25%। एसपी पूछ रहा है, अभी बताया ना कुछ देर पहले, ये देखो एसपी पूछ रहा है, सीपी दिया है, लाभ दिया हुआ है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तुरंत फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। सीपी का मान कितना है, 520। 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 125 बटा 100। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 पंजम, 2 दूनी 4, 2 छक, आ गया 26 गुणित 25। 25 छक 150 का 0, 15 गया हाथ, 25 दूनी 50 और 650। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे जो कि आपको बनाने हैं।
मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बस, और यहां से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। लिखो अगला प्रश्न, तुरंत बनाओ अपने कॉपी में, प्रैक्टिस करो। तो 2-3 प्रश्न यहां से, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आएगा। नेक्स्ट संडे को देख लेना, है ना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपए है, 750 रुपए। यदि लाभ, यदि लाभ प्रतिशत, यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां एसपी का मान दिया हुआ है 750, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%। क्वेश्चन को पढ़ के यही तो खोजना है बस। और सीपी का मान दिया हुआ है कुछ नहीं, सीपी का मान निकालना है आपको 600। जिनको सूत्र याद है, जिनके दिमाग में सूत्र है, सिंप्लीफिकेशन तो बहुत इजी है। सिम्मी कितना है? यहां पर यदि हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो दिन भर लग जाएगा। इतने अलग अलग प्रकार के भांति भांति के प्रश्न होते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हमको अभी कम समय में ऐसी चीजों पे फोकस करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। आरती आया? 600 आ गया, बन गया 600। पंकज आया? सीपी का सूत्र क्या होता है? सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसी को तो लगाना है। एसपी का मान दिया हुआ है 750 गुणित 100/125। 25 पंजम, 25 चौक, 5 एकम, 5 150 जा 600 आंसर। ये लो, बहुत सिंपल प्रश्न है, बना ले रहे हो। यदि समझ में आ गया तो अब मैं थोड़ा सा टफ सेगमेंट का 1-2 प्रश्न कराने का प्रयास करता हूं। इन्हीं चीजों का प्रयोग करके वो भी बनेगा। क्या चीज? क्यों नहीं बन सकता है? बहुत तरीके, बिना फॉर्मूला का प्रयोग किए। तो वो जो 6 बेसिक फॉर्मूला पता है, वहां से बन जाएगा। वहां से कैसे बनेगा ये मैं बता दे रहा हूं। वहां हम लाभ प्रतिशत का सूत्र जानते हैं ना। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुणित 100/सीपी। ठीक है। अब यहां से इस फॉर्मूले को मैं और तोड़ रहा हूं। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ को क्या लिख सकते हैं? एसपी माइनस सीपी गुणित 100/सीपी। बना लो इसे। सीपी का मान x मान लो, एसपी का मान रख दो, लाभ प्रतिशत का मान रख दो। लेकिन ये हो जाता है लेंदी, लेंदी हो जाता है, इसीलिए तो इनका निचात किया गया। समझ में आई बात? तो इस सूत्र से भी ये बन जाएगा। वही तो सूत्र है, लाभ प्रतिशत का सूत्र ये है। यहां ये लाभ के जगह में अपन लिख देंगे एसपी माइनस सीपी। और इसको जब हल करोगे ना, लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हम पाएंगे सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। सिंप्लीफाई करके देख लो। ये 5 स्टेप बचाने के लिए तो इसको बनाया गया, और क्या। कोई ट्रिक थोड़ी ना होता है मैथ्स में, कोई ट्रिक नहीं है। सब बेसिक फॉर्मेट को ही आगे आगे 4 स्टेप करके रोक दिया जाता है और उसी को सूत्र बना लिया जाता है। हाँ, लाभ हुआ है
25% घटा दें? ऐसा नहीं होता है बेटा। क्या होता है ना कि जब हम 750 का 25% अलग करेंगे तो एक अलग अमाउंट आएगा। 750 का 25% कितना होगा? हाँ, मुद्दा यह है कि जब सीपी से एसपी निकालते हैं ना अपन, तो निकाल सकते हैं सोच के, लेकिन जब एसपी से सीपी निकालोगे तो नहीं निकाल सकते सोच के। समझ में आई बात? अगर नहीं आई है तो यहां देखो, मैं एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं। सीपी दिया हुआ है 250, लाभ प्रतिशत बोल रहा है 20%, सॉरी, लाभ प्रतिशत का मान दिया हुआ है 20%। अब मेरे को एसपी निकालना है, तो मैं यहां दिमाग लगा सकता हूं कि 250 का 20% होता है 50, तो 50 को प्लस करूंगा और यहां लिख दूंगा 300। सही है, फॉर्मूला में भी इतना ही आएगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, सीपी का मान लिख दिया मैंने 600 रुपए और हानि प्रतिशत हो रही है 5% की हानि हो रही है। 600 का 5% कितना होगा? तो 30 रुपए। 600 में 30 घटा दो तो एसपी का मान कितना आ जाएगा? 570। फॉर्मूले में भी रखोगे तो यही आएगा। रख के दिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है एसपी का? एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत मतलब 95 बटे में 100। ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 पंजम 30 का 0, 3 गया हाथ, 6 निया 54, 54 3 57, वही आया। लेकिन यहां तो सोच के बना लिया अपन, लेकिन जब कंडीशन ऐसी आएगी जब एसपी दिया हो 300, लाभ प्रतिशत दिया हो 10% और सीपी निकालने बोले, तो आपके हिसाब से तो यहां सीपी का मान कितना होना चाहिए? 330 रुपए, जो कि गलत है। या 30 रुपए घटाते भी हो आप तो 270 रुपए, ये भी गलत है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीपी के फॉर्मूले पे। सी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। और जब इसमें इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को रखते हो तो एसपी का मान 300 गुणित 100 बटे 110 आता है, 0 से 0 कटा, यह आ जा रहा है 3000 बटे 11। और 3000 बटे 11 का मान क्या होगा? 11 से भाग देता हूं, 11 दूनी 22, बचा 80, 11 सते 77, बचा 30, 11 दूनी 20, बचा 8, 8 बटे 11 बचा है। या 0.7 लिख सकते हो या 8 बटे 11 लिख सकते थे। इसका सही उत्तर होगा 272.7। और यहां आपके तो दोनों कॉन्सेप्ट में वो उत्तर ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप अपनी बुद्धिमत्ता लगा सकते हो चाहो तो, लेकिन इसमें लगाओगे तो बुद्धि फेल हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न बनाओ। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। एक पर 10% का लाभ व दूसरे पर 15% का लाभ लेता है, तो बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत का
का लाभ हुआ। थोड़ा सा सोच के देख लो। मैं 30 सेकंड्स का वक्त दे रहा हूं कि आप सोच के इसको बना सकते हो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। रुक जाओ अब, छोड़ो। उत्तर होगा 26.5%। ऐसा सोच रहे हो? ऐसे ही सोच रही? नहीं होगा। क्रय मूल्य सामान्य है दो वस्तुओं का, तो क्रय मूल्य दोनों का एक्स एक्स मान लेना। एक पर लाभ 10%, दूसरे पर लाभ 15%। दोनों का विक्रय विक्रय मूल्य निकाल लेना। इसके पश्चात कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य निकालने के बाद लाभ प्रतिशत निकालना। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? तू क्या कर रहा था तू शुभम? देखो, जब ऐसे और भी लेंदी लेंदी प्रश्न आते हैं, यदि आपका दिमाग काम कर पा रहा है तो बनाओ, नहीं कर पा रहा है तो यहां समझने का प्रयास करो। जब मैं इसको हल कर रहा हूं तो शुरू लाइन पढ़ा मैं और बोला एक व्यक्ति दो वस्तुएं खरीदता है, दोनों को एक सामान्य मूल्य पर खरीदता है। तो मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम में वस्तु एक रखी हुई है, दूसरे कॉलम में वस्तु दो रखी हुई है। वस्तु एक का क्रय मूल्य यदि x रुपए है तो वस्तु दो का भी क्रय मूल्य क्या होगा? x रुपए ही होगा। यदि यहां लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज 10% कमा रहा है वो, और यहां पास प्रॉफिट परसेंटेज 15% है, तो मैं विक्रय मूल्य निकाल लूंगा। विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र अभी बताया हूं। विक्रय मूल्य हो जाएगा 11x/10। होगा कि नहीं? यहां पास भी विक्रय मूल्य निकाल लूंगा, यहां पास विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/20x। नहीं, गलत कर दिया क्या? 115/100 होगा, सॉरी। 115x/100। 5 से यदि काट देता हूं तो 5 23 जा 23x/20। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे यही वैल्यू आएगी। अभी सीखे हो ना एसपी का फॉर्मूला? तो यहां ऐसे इसको हल करना है, और ऐसे हल करने के बाद यहां पास टोटल प्राइस निकाल लेना है। तो टोटल क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11x/10 प्लस 23x/20। एलसीएम लगाऊंगा, एलसीएम निकालूंगा, 20 आ जाएगा। 22x प्लस x कितना हो जाएगा? 45x। 5 चौक 20, 5 निया, तो क्या आ गया विक्रय मूल्य? 9x/4। इससे ज्यादा है। अब यहां से लाभ प्रतिशत निकालूंगा, और लाभ प्रतिशत का मान क्या होता है? लाभ इतना माइनस इतना, तो आएगा x/4 लाभ आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 100 से, बटे में 2x। x से x कटेगा, x से x कटेगा, इसका गुणा यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/4 गुणित 2। 4 एकम 4 25 जा आ जाएगा 12.5%। ठीक? समझ में आया कैसे बनेगा? जब सामान्य मूल्य पर खरीदे और भिन्न भिन्न लाभ या हानि लेकर बेच दे, तो याद रखना यदि दोनों लाभ हो रहा है, एक में 15% का लाभ कमाया, एक में 10% का लाभ, तो बेसिक मेथड से तो ऐसे ही बनेगा, और हर एक प्रश्न बना सकते हो। इसीलिए यह बताया हूं। यदि मेरे को सिर्फ इसी प्रकार के प्रश्न को बताना होता तो मैं बोलता 10 और 15 का औसत निकाल लो, 12.5 होता है, 12.5 आंसर। लेकिन ये मेथड का प्रयोग आप अभी वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो। सार्वभौमिक विधि है जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में भी काम आएगी। समझ में आई बात? लिखो प्रश्न।
एक दुकानदार, किसको समझा दूं? चल अगले पेज में देखेगा, सीपी का मान कितना है, वहीं से देख देख के लिख रहा हूं, 2x। सीपी का मान 2x, एसपी का मान, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 9x/4। अरे इतना प्लस इतना करूंगा, कर रहा हूं, देखना अगले पेज में। चलिए 11x/10 प्लस 23x/20। एलसीएम दोनों का निकालूंगा, कितना आएगा? 20। 10 दूनी 20, इसीलिए 11 दूनी 22x प्लस 23x। दोनों को प्लस करूंगा तो 22 और 23 को प्लस कर लोगे पंकज, 45x/20। और जब दोनों को काटेंगे तो यह आ जाएगा 9x/20। यही नहीं समझ में आया था कि और कुछ भी? इसके बाद जब लाभ निकालूंगा, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का मान है 9x/20 और सीपी का मान है 2x। एलसीएम निकालूंगा फिर से, अच्छा 4 हो गया, सॉरी, ये 4 आ जाता है, यहां भी 4 है। एलसीएम आएगा 4, यहां आ जाएगा 9x, 4 दूनी 8 माइनस 8x। देख ले पंकज, x/4, लाभ आ गया x/4। लाभ प्रतिशत निकाला हूं, वहां जल्दी जल्दी निकाल दिया, मैं सोचा समझदार बच्चे हो तुम लोग। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ x/4 इंटू 100 बाय में सीपी 2x। x से x काट दिया, इस 2 का गुणा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/8, 4 दूनी 8। और जब भाग करते हैं तो 12.5% आता है। भाग करके भी बताऊं क्या? ठीक है, लिखो अगला प्रश्न। एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य का 5/4 गुना होती है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य का 4/5 गुना होती है, 4/5 गुना होती है। यदि पहली वस्तु पर 10% का लाभ व दूसरी वस्तु पर 12% का लाभ हो तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, बनाओ इस प्रश्न को, है ना।